अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत पिछले कुछ अरसे से रियासत और सियासत के उसूलों में कहीं उलझ कर रह गई है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों अगले सियासी मंजरनामे को लेकर कंफ्यूज हैं कि होना क्या है और उन्होंने करना क्या है। हुकूमत कभी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात करती है तो कभी आओ बैठें बात करें ये आवाज़ें लगाती है। हुकूमती रहनुमा खुद ही कभी हुकूमत ख़तरे में है इसका सायरन बजाते हैं तो कभी नवंबर दिसंबर में हुकूमत की तब्दीली के जो दावे हैं उसको खामख्याली करार देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी कंफ्यूज है, मुज़ाहमत और मुफाहमत के दोहराए पर खड़ी सोच रही है कि मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता कौन सा लिया जाए। बानी पीटीआई का आज भी यही मानना है, वो आज भी यही समझते हैं कि हुकूमत जो आज के सियासतदान हैं, आज जो हुकूमत में बैठे हैं, इनके पल्ले तो कुछ है नहीं है, इनसे मुज़ाकरात क्या करूं, जो 4 हल्के खुलने से उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर कहा कि मुज़ाकरात तो उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है, जबकि दूसरी तरफ वो महमूद खान अचकज़ई को भी ये टास्क दे रहे हैं कि सियासी जमातों से बात करो। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से कोई वाज़े बल्कि सरसरी इशारा भी नहीं आ रहा, उधर तो खामोशी है। इमरान खान क्यों हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि रात को अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं और मुलाकातें होती हैं। हामिद मीर की बात को अगर पैमाना माना जाए तो ये तासुर मिलता है कि पीटीआई के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, मगर पीटीआई इस बात को मानने से इनकारी है। यहाँ पीटीआई की सियासी हिकमत अमली पर भी सवाल उठते हैं कि जहाँ वो सिविल सुपरमेसी का नारा लगाती है, वहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए क्यों बेताब है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से सेटलमेंट की ख्वाहिश तो दूसरी तरफ पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का टास्क दिया है कि वो जिससे चाहें बात कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते। उन्होंने ये ट्वीट की और ये दावा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि उन्होंने ये सवाल कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई के सामने रखा तो जवाब उन्हें नफ़ी में मिला कि वो ये किरदार अदा नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर महमूद खान अचकज़ई नहीं तो फिर कौन बानी पीटीआई की ख्वाहिश को पूरा करेगा, कौन फ़ौज से मुज़ाकरात करेगा? कुछ रोज़ पहले तो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को फ़ौज से बात करने के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था और फ़ौज से ही कहा था कि फ़ौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के साथ पीटीआई भरपूर मुज़ाहमत की पॉलिसी भी तैयार कर रही है। पीटीआई जहां 5 अगस्त को सवाबी में पावर शो करने जा रही है, वहीं पर अगले 15 दिन में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का भी इंदिया दिया गया है। सवाल ये है कि क्या पहले वाला अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन नाकाम हो गया है? ऐसे में फिर मखसूस सीटों का जो मसला है ये भी वैसे ही बरकरार है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस सीटें देने के मूड में लग ही नहीं रहा और ना ही हुकूमत इस हक़ में है। अदालती फ़ैसले का असर ज़ाइल करने के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल लाया जा चुका है। सवाल ये है कि अपना हक़ लेने के लिए पीटीआई के पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही हुकूमती इदारों के सामने दीवार बन जाएगी? इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर क़ानून मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सबसे पहले ज़रा कुछ कानूनी जो पहलू हैं मखसूस नशिस्तों को लेकर ज़रा उस पर कुछ बात कर लें। ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से जो मंजूर हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। अब इसमें जो पहली तरमीम है उसके मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरमीम यह है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो ये इस तरमीम से तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हक में है, लेकिन ये तरमीम रुकावट बनेगी। अब बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो एक मैं बुनियादी तौर पर अगर कहूँ कि पार्लियामान अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने जा रही है, जैसे इससे पहले 4 मौके पे कर चुकी है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था, पर सेक्शन 57 में तरमीम की गई और वो चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। याद नाअहली के हवाले से आर्टिकल 62(1) में बड़ा क्लियर था, उसमें तयन नहीं था वक्त का, उसमें तयन करने की वक्त कोशिश की, जबकि वो सिर्फ तरमीम के जरिए हो सकता था। अब ये भी जो कुछ करना चाहते हैं ये भी आईनी तरमीम के जरिए
पॉसिबल है। तीसरा ये है ये प्रोसीजरल लॉ की तरमीम। आपका मतलब है कि सिंपल कानून अगर ये बन जाता है तो उसके तहत ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं मुमकिन है, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है। देखे ना, ये जो कवानीन में तब्दीली करना चाहते हैं, ये प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से कभी भी नहीं होता। ये हमने आज तक इतनी तारीख भरी पड़ी देखी है, वजह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने पहले देखा कि क्या किया जा सके। अब आप आज जैसे फैसला देख लें, 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है, उन्होंने केस को समझा ही नहीं। केस बड़ा सिंपल और सादा सा है। क्या है कि जो 8 मेंबर बेंच ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए, पार्टी डेक्लेरेशन दी गई, इलेक्शन कमीशन को उनको आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं था। भाई ये जज साहब या बाकी तो पहुंच गए फरवरी में। ये फरवरी का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पर जनवरी का इशू है कि जो आजाद डिक्लेयर किया। 8 मेंबर ने कहा इलेक्शन कमीशन ये कर नहीं सकता था, इसलिए 39 के 39 वो लोग जिन्होंने डेक्लेरेशन दी थी वो पाकिस्तान तहरीके साहब, चूंकि आप आ गए माजी में, उसी तरह माजी में आ गए हैं। अगर आपको तहरीके अदम एतमाद याद होगा कि 3 अप्रैल 2022 को जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई थी और 7 दिनों के अंदर डिसॉल्व होना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को कहा कि वापिस आप चले जाएंगे 3 अप्रैल पे, कि तहरीके अदम एतमाद उसी दिन पेश हुई। अगर आपको याद हो, वो 3 अप्रैल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट आपको ले गई, और आप यहाँ भी क्या किया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो बाद के इवेंट जितने भी है वो गलत है, सुपर स्ट्रक्चर जितना भी खड़ा हो ना। अब डर किस बात का है, इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। बहरहाल पार्लियामान ने तो कानून साजी करनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, तो आप लोग अब इसको भी, इस मामले को भी अदालत लेके जाएंगे, तरमीम जो की है? देखिए बुनियाद हमने कैसे बना ली है, इलेक्शन कमीशन का किरदार अब टारनिश इतना हो गया, पतन की रिपोर्टें वगैरह आपको पता है 430 सफ़ों पर मुश्किल। इलेक्शन कमीशन को तो एक साइड पे रखे ना, ये जो कानून साजी है कोई इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रही, तो पार्लियामान में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि कुछ चीजों की उनको समझ नहीं आ रही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है इस चीज को लेकर, लेकिन अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। नहीं, ये अब फंसे पर्दा मुलाकातों का जिक्र किसी वक्त आ जाएगा सामने। आपको हमें तो पता है ना कि ये कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है, नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये माजी से तरमीम अगर करना चाहते हैं तो प्रोसीजरल लॉ माजी से इतलाक नहीं होगा, हम कोर्टों में जाएंगे, और कोर्टों में हमारे पास 2 रेमेडीज हैं। सबसे पहली रेमेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने की कोशिश की है। अल समरेज केस बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है कि आप मेन प्रोविजनल में तो कर सकते हैं, प्रोसीजरल लॉ में आप कर नहीं सकते। दूसरी रेमेडी हमारे पास ये है कि हम इनको हाई कोर्टों में चैलेंज करें। वो भी रेमेडी हमारी मुकम्मल है, लेकिन उस तक जाने से पहले 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद करना है। 6 तक उसको टाइम था, और 6 तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बेटर स्टेटमेंट मांगी हुई है। वो मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पेंडिंग है, और मैंने बाकायदा उनको एक कानूनी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ सवाल उठाए हैं उनके सामने कि उनकी रहनुमाई की जाए कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके थे, कैसे तहरीके इंसाफ की सीटें भी उनको दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन तो खुद कंफ्यूज है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी रहनुमाई मांग रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज नहीं है, मैं लफ्ज ऐसे कोई नहीं कहना चाहता कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। इलेक्शन कमीशन बड़ा इंटेलिजेंट कह दे कि मैं चालाकी का लफ्ज नहीं भी कहता उसको, मैं बात बड़ी सीधी सी है। जब आप जनवरी में वापस आ जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बाद की बातें हैं, वो तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के बाद की बातें हैं। जब आप आ जाएंगे माजी पे, उस पे आ जाएंगे, तो फिर ये बात खत्म। और उसमें उसकी क्लैरिफिकेशन, उसे क्या लेना देना, वो एक आईनी इदारा है। आईनी इदारे ने क्या क्या काम किया, आपको अगर याद हो कि 2022 में जब जिमनी इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने मखसूस रिश्ते नहीं दी खवातीन की, हालांकि हमारा राइट था लिस्ट के मुताबिक, और इन्होंने फैसला कर दिया। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो मखसूस रिश्ते खवातीन की हमें मिली। तो यहाँ भी जो इलेक्शन कमीशन है, अगर 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन इस पर अमल नहीं करता, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर क्या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस पर फिर नोटिस लेगा, आज खुद नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए मैंने अभी एक नोटिस जारी कर दिया है इनको
इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप 6 अगस्त तक इस पर फैसले पर अमल दरामद करें। अगर नहीं करेंगे तो आइन के आर्टिकल 204 और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोड ऑर्डिनेंस के तहत ये तौहीन अदालत है, और तौहीन अदालत की सेक्शन की इसकी सजा सेक्शन 5 में दी गई है जो 6 माह तक हो सकती है। अगर ये 6 तारीख तक इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की दरखास्त एक अलहदा दाखिल होगी। क्लैरिफिकेशन की इसमें कोई चीज नहीं है, और उसके लिए रेमेडीज जैसे हैं हमने वो भी तैयार, नोटिस हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर अपना फराइज अंजाम देता है या पार्टी के तौर पर। अभी तक तो वो एक पार्टी के तौर पर किरदार अंजाम कर रहा है। मौका अच्छा है उनके पास। नहीं, हमारा जो रेफरेंस गया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो वसूल भी हो गया हुआ है, और 430 सफ़ों पर मुश्तमिल वो रेफरेंस है जो जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानबदारी 10 का इलेक्शन से लेकर अब तक की 23 ऐसे मौके जिसपे जिक्र किया हुआ। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, अब जो सियासी मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है कि तहरीक इंसाफ ने अगर अपनी मखसूस नशिस्तें वापस लेनी है या मुज़ाकरात करने हैं, ज़ाहिर एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ कभी बात करती है, खान साहब कभी बात करते हैं कि उन्होंने बात उनसे करनी है जिनके पास ताकत है। ज़ाहिर है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, फ़ौज से बात करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। एक तरफ वो नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं अचकज़ई साहब को कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदा है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। बाद में जब अचकज़ई साहब इनकार कर देते हैं तो वो कहते हैं आप सियासी जमातों से बात करें। फिर कहते हैं कि सियासी जमातों से बात करने का क्या फ़ायदा, 4 हल्के खुलेंगे तो इनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। समझ में नहीं आता कि खान साहब खुद क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, किससे बात करना चाहते हैं, उनको खुद शायद समझ नहीं आ रही है कि किससे बात करेंगे तो हल निकलेगा। देखिए ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है। मेरी जब भी मुलाकात हुई है उनके साथ बड़ी क्लैरिटी है। देखिए 2022 से लेकर आज तक अगर आकर देखें कि ये हुकूमत किन के सर पर खड़ी है हर एक को पता है, और अगर ये चाह रहे होते ना तो ये 2.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो पर्चे हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं और जजेस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, खत लिख रहे हैं, इसके बाद तो इन्हें खुद सोचना चाहिए था ना। मौका इनके पास था कि ये मिसाके पाकिस्तान करते, ये बेवकूफ बनाते रहे मिसाके जमहूरियत, चूंकि इनके पास है कुछ नहीं है, बिल कोई नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप लोग अपनी क्लैरिटी बताएं ना, आप लोगों ने किससे बात करनी है, आप लोगों के अपने अंदर क्लैरिटी मौजूद नहीं है। नहीं, हमारी क्लैरिटी बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमातों के पास मौका था, ये आते आकर कहते कि जनाब जो इदारे हैं अपना किरदार अपना अदा करें, हम बिल्कुल नेगेट करते हैं। चलें, ये सियासी जमातों की तो कमजोरी है ना, अगर आप बकौल आपके अगर वो किसी के सहारे आए हैं, किसी के सहारे पे आज उनकी हुकूमत खड़ी है, चलें वो तो कमजोर सही, आप लोगों ने बात किससे करनी है? देखिए ना बात बड़ी वाज़ेह है, हमने बात क्या करनी है पहले ये देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट का जितना काम है उसका काम नहीं है सियासत में अमल दखल का, सियासत में दखल अंदाजी का। उनका जितना काम है वो अपना काम करे, हमारे तो ये कह रहे हैं उनको, और हम अगर हम उनसे बात भी होनी है तो यही होनी है कि भाई आप अच्छा, हो रही है बात हो रही है। देख अभी तो देखें, अभी तो जो चीजें आएंगी वो सारी सामने आ जाएंगी। नहीं, पसे पर्दा बैकडोर बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं। नहीं देखिए मेरे पास तो अभी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, अगर होगी भी तो मैं क्यों बताऊंगा अभी आपके पास वक्त से पहले। ये हालात और वाकयात आपके सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा सबको। लेकिन हम याद रखिएगा, हम किसी गैर जमहूरी रवैये में नहीं जाएंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जमहूरियत और आइन से हटकर होगा। जो आइन में तरीकाकार दिया है उसी पे अप्लाई करेंगे। और अब है क्या, यानी हम देखिए आपको पता है फॉर्म 45-47 जो है आखिरी स्टेज के ऊपर है। अगस्त सितंबर में हमें उम्मीद है तो इससे हमारी हुकूमत आने के चांसेस हैं। मेजॉरिटी जब हमारी होगी ये असेंबलियां तहलील करने की कोशिश करेंगे, और नवंबर तक कोशिश होगी ये कि असेंबलियां तहलील करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो हमने हमारे जेहन में ये भी है, इसलिए हम नए इलेक्शन की डिमांड भी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है हुकूमत असेंबलियां तहलील करेगी? उनकी हुकूमत तो चल रही है, वो तो खुद कहते हैं कि जिन्होंने बनवाई है वो चला भी लेंगे, तो वो खुद असेंबलियां क्यों तहलील करेंगे? ये तो आप लोगों की खामख्याली है। उसका बड़ा सीधा सा है कि फॉर्म 45-47 से जब हम जीत जाते हैं तो हमारी तकरीबन उस वक्त 183 के करीब सीटें। तो ख्याली बुलाओ है ना? नहीं, ख्याली बुलाओ नहीं है, ये कैलकुलेटेड बात है। हमारी सीटों के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसके मुताबिक है। हम ऐसी खाली बात कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारी मखसूस जिससे वापस हमारी सीटें वापस आनी है, तो यहाँ बैठकर ये समझना चाहिए। अब नहीं समझ रहे ना,
देखिए ना, बात बड़ी बात है, सियासी जमातें जो है वो अपने इक़्तिदार के मजे ले रही हैं, जो जमहूरी ताकतों को मजबूत नहीं होने देने जा रही। हम तो ये कह रहे हैं कि आप घर बैठे आप अपना काम करें, ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी हुकूमत दे दें, हम कोई ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप हमें हुकूमत में ले आए, दे आए। अब तो समझ आ गई सभी को कि हम एस्टैब्लिशमेंट के सर पे नहीं आए। एस्टैब्लिशमेंट तो अगर हमें रखना चाहती थी तो क्या जरूरत थी कि अप्रैल 2019 में एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बैठकर इनसे नजदीकियां हो रही थी। इनको कहा जा रहा था कि पंजाब की हुकूमत लेने वफाक की, जो सेम पेज था ना, सेम पेज बकौल खान साहब के सेम पेज, वो सेम पेज में कुछ खराबी आना शुरू हो गई थी, वो पेज फटना शुरू हो गया था, इसीलिए सारा कुछ होना शुरू हो गया था। नहीं, ये बात नहीं है। अगर सेम पेज होता तो, अगर सेम पेज था तो अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 के बाद सेम पेज आप राब्ते सारे शुरू हो गए थे। अब तो सारा कुछ बता दिया, अब तो इनके जितने लोग हैं सबने खुल के कह दिया। और वजह क्या है कि नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के चहीते हैं, उसे ज़ियाउल हक ने पैदा किया और उसके बाद से लेकर आज तक, यानी ये सिर्फ ड्रामा है। मुल्क से अजहर सिद्दीक साहब, महमूद अचकज़ई साहब को क्या टास्क दिया है आप लोगों ने सियासी जमातों से बातचीत करने का? आप लोगों का एक सियासी बयानिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, ये तो आप लोगों का सियासी बयानिया है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए आप लोग उनसे क्या बात, खुद आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट? क्या इस वजह से बात नहीं करना चाहते हैं कि जो आपका एक सियासी बयानिया है इसको ठेस ना पहुंचे, इसको नुकसान ना पहुंचे? तो बीच में आप लोगों ने डाल दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को कि शायद कोई बात बन जाए, तो अगर ना भी बात बनी आपका सियासी बयानिया एटलीस्ट बरकरार रहेगा। क्या ये वजह है कि अचकज़ई साहब को आगे कर दिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए आप ये देखिए, अगर पाकिस्तानी तारीख में देखें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जब होते थे, जब ऐसे हालात आते थे तो कोई ना कोई था कि इन मामलात का हल निकालता था। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, ना साहिब नजर मौजूद है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ये है कि उनकी हम जितनी हिस्ट्री जानते हैं कि वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक का जितना किरदार हो वो कर सके, इसीलिए उनके जिम्मे मैंडेट है ताकि वो सिविल सुप्रीमेसी को बरकरार रखें, आईने पाकिस्तान। लेकिन आप लोगों का तो एक ही मुतालबा है ना कि आप लोगों का मैंडेट वापस मिले, तो हुकूमत जो है वो क्यों अचकज़ई साहब का ये मुतालबा जो है ना वो सुनेगी, क्यों उनकी बात सुनेगी? क्यों जो अपना जो इक़्तिदार है वो कहेंगे ठीक है अचकज़ई साहब हमसे बात कर रहे हैं, ये मुतालबा है, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं? क्यों? ना, महमूद अचकज़ई के जरिए हमको मैंडेट वापस नहीं हम कह रहे बात करने को। फिर वो सियासी जमात चाह रहे हैं कि सियासी जमातें जो किरदार है, जो एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, जो सियासी, जो आईने पाकिस्तान 1973 कहता है, उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। और उसके साथ जो है ना, अगर मुज़ाकरात की तरफ हम यानी यहाँ हमारा महमूद अचकज़ई साहब को आज भी है, उनको मैंडेट दिया है, वो जब मर्जी जिस तरह जाए, जो हम अपनी तरफ डिमांड करते हैं। क्या इख्तियारात है महमूद अचकज़ई साहब के पास? क्या किन बातों का मैंडेट दिया है, क्या इख्तियार दिया है? आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद है, सिविल सुप्रीमेसी की बात है, और ये जो तरीकाकार है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जो लोगों को ज्यादतियां करना, यानी एक ऐसा निजाम बनाया जाए कि जिससे ये ना हो सके कल आज हम है तो कल कोई दूसरा ना हो। हम तो सीख गए सबक, लेकिन बाकी सियासी जमातें शायद सबक नहीं सीख सकी है इस बात से, तो कम अज कम। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब तो कहते हैं, कुछ रोज पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि फौरी जो है वो नेशनल हुकूमत बननी चाहिए, जब नेशनल हुकूमत बने तो तय करे सारे मामलात को, फिर बाद में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से मामलात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तय हों, उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अचकज़ई साहब तो ये बात कर रहे हैं कि नेशनल हुकूमत बने, ऐसी कोई बात आप लोगों से डिस्कस की अचकज़ई साहब ने? देखिए, अचकज़ई साहब से जब ये गुफ्तगू शुरू होगी ना, ये तो हो सकता है उन्होंने अपने कहीं बात तो मैंने वैसे सुनी नहीं है, लेकिन जब ये गुफ्तगू चले बहरहाल अभी जैसे ये गुफ्तगू शुरू हो गई, जब टेबल टॉक, आपको पता है कि मिसाके जमहूरियत में आने के बाद मिसाके जमहूरियत का तिया पाचा कर दिया उन सियासी जमातों ने। हम चाहते हैं मिसाके पाकिस्तान हो और ये तय हो आइंदा से, फिर उस पर सारे अमल दरामद करें, ऐसे ना हो। इसीलिए महमूद अचकज़ई साहब, अभी तो डिस्कशन चल रही है, जब टेबल पे बैठेंगे, जब मुलाकातें होंगी, सारा कुछ सामने आ जाएगा और उस पर इंशाल्लाह अजीज पूरी कौम को सामने रखते हुए एतमाद दे रहे, उस पर अमल दरामद भी होगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये भूख हड़ताली कैंप क्यों फ्लॉप हो गया? सारा दिन खाली रहता है, बाद में कोई आता है, उठता है, चला जाता है, हुकूमत कहती है आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं। तो ये भूख हड़ताली कैंप तो फ्लॉप होता हुआ लग रहा है।
ना, ऐसा नहीं है। पहले तो बात है कि हमने ये भूख हड़ताली सारे दिन के लिए नहीं लगाया, ये थोड़े से मुख्तर अरसे के लिए है और ये एक अलामती भूख हड़ताली कैंप है। ये तारीख में होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे फिर वाकई आप देखेंगे। अच्छा, ये जाली सा है कि खाना खा रहे हैं लेकिन ऐवी नाम का लगाया हुआ है, पेट सबके भरे हुए। देखिए अलामती, देखिए या तो हो ना सारे दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको नजर आए, फिर तो आप खाने वाने की सारी बातें अपनी जगह है। ये उस टाइम के लिए कि उस टाइम में जहां जो बैठा कोई खाता पीता नजर आए तब बताइएगा ना कि उस जब वो अलामती भूख हड़ताली कैंप में बैठे होते हैं तो तब की बातें हैं। तो उसमें ये अलामती है और इंशाल्लाह कामयाब। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये वजह सिर्फ है कि मोबिलाइजेशन हो रही है, मुख्तलिफ तरीकाकार है, गली मोहल्ले में मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस है। ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि जहां चीजों को आगे लेकर जाना है, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि हमने लोगों को मोबिलाइज करना है। लोगों को जब मोबिलाइज होगा फिर बड़े काल की तरफ जब जाएंगे। अभी स्वामी का जलसा आ रहा है ना 5 तारीख को, आप देख लीजिएगा कितनी आवाम आती है, और उसके बाद ये सब जब सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो इस स्ट्रेटेजी से आपको नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जहां साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज IPPs को जाने वाले कौम के अरबों रुपए बचाने के लिए निकले हैं, वहीं पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी IPPs के ज़ालिमाना मुआहदों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। और जमात इस्लामी तो पिछले 9 दिनों से हज़ारों कारकुनान को लेकर रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना दिए बैठी है। उनका भी सबसे बड़ा मुतालबा IPPs की गिरफ्त से कौम को छुड़ाना है, जबकि ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत IPPs के साथ खड़ी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हुकूमत का ये मानना है कि मुआहदों में सॉवरन गारंटीज़ हैं, इन मुआहदों को छेड़ा तो नुकसान होगा, जबकि जवाब में जमात इस्लामी कभी D चौक में धरने की बात करती है तो कभी हुकूमत मुकाओ तहरीक चलाने की भी बात करती है। नाजरीन, IPP से ये महंगे मुआहदे किसी आम शख्स तो क्या किसी ख़ास शख्स ने भी किए होते तो आज नैब का इदारा इसे हथकड़ियों में जकड़कर अदालत से रिमांड पर रिमांड ले रहा होता। FIA का इदारा अब तक फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे करके वो भी तबाही मचा रहा होता। लेकिन मसला यहाँ ये है कि मुआहदे करने वाले ये लोग आम नहीं, ख़ास भी नहीं थे, बल्कि ख़ासुल ख़ास वो हुक्मरान अशराफिया है जो कानून बनाने वाले भी खुद हैं और इसे तोड़ने वाले भी खुद हैं। यानी कानून से बालातर समझते हैं अपने आप को। नैब और FIA के लंबे हाथ इन तक पहुंच नहीं सकते। कोई भी इन कौम दुश्मन मुआहदों पर बोलता है तो हुकूमत वक्त को बड़ी तकलीफ होती है, तो इसे सियासत बराए सियासत का नाम दिया जाता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि IPPs पर सियासत अवाम की तौहीन है। एग्रीमेंट को या किसी दौर को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे। ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज को रिजॉल्व करने की एक काविश है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हमें इस बारे में, ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सके, इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत इस पेचीदा मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी ये जवाब देते हैं कि अगर मुआहदों को छेड़ा तो पाकिस्तान पर भारी जुर्माने लग सकते हैं। अब बात यह है कि हुकूमत कुछ भी कहे, लेकिन जमात इस्लामी तो डटी हुई है कि मुतालिबात मंजूर करवाए बगैर धरने से नहीं उठेंगे, और सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे मुआहदे हैं कि जिसमें एक यूनिट 750 रुपये में पड़ रहा है। ये कैसे मुआहदे हैं कि IPPs बिजली बनाएं या ना बनाएं, लेकिन उन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स बर वक्त अदा होती रहेंगी। ये कैसे मुआहदे हैं कि हुकूमत को अपनी गरीब आवाम से ज़्यादा महंगे IPPs लगाने वाले मालिकान की फ़िक्र खाए जा रही है। ये कैसे मुआहदे हैं कि ये पाकिस्तानी अदालतों की पहुँच से भी बाहर हैं। ये कैसे मुआहदे हैं कि जिसमें अवामी मफाद से ज़्यादा सॉवरन गारंटीज़ को अहमियत दी जा रही है। ये सब
सवाल उठाने वाली जमात इस्लामी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब लोड शेडिंग के खात्मे के नाम पर ये मुआहदे हो रहे थे तब जमात इस्लामी कहाँ थी? जब पानी सर से गुजर चुका, पूरी कौम और मुल्क की मईशत इसमें डूब चुकी, तब जमात इस्लामी को इस पर एहतजाज क्यों याद आया? IPP से एक ऐसा मसला है कि मसले की निशानदही तो कोई भी कर सकता है, मगर सवाल ये है कि जमात इस्लामी इस मसले का कोई कंक्रीट हल, कोई उनके पास सोल्यूशन क्या है? सॉवरेन गारंटीज़ और कानूनी पेचीदगियों के बारे में जमात इस्लामी की स्टडी क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि IPP का काम तमाम करके जमात इस्लामी अवाम में मकबूलियत तो हासिल कर सकती है, लेकिन क्या ये करना इतना आसान होगा? क्या वाकई जमात इस्लामी एक पॉपुलर इशू को छेड़कर सियासी स्टंट कर रही है या आवाम की तौहीन कर रही है? जो बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि इस पर अगर सियासत हो रही है तो ये अवामी तौहीन है। मैं बात करूंगी, मुझे सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब आपका। अमीरुल अज़ीम साहब, आप हुकूमत तो कह रही है कि आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, इस पर सियासत ना की जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को सस्ता करें, लेकिन ये आवाम की तौहीन है जो इस पर सियासत कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सियासत नहीं है, ये मौजूदा और साबका हुक्मरानों की करप्शन का गंद है जो इन्होंने ख़ुद डाला है और बार बार डाला है। और जमात इस्लामी तो पिंडी और इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में इस गंद को साफ़ करने के लिए निकली है। अगर भले तरीके से मुज़ाकरात के नतीजे में ये गंद साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, वरना हर सूरत में इस गंद को साफ़ करके घरों में जाएंगे। तो टोक हमारी ये हिकमत अमली है, ये हमारा फ़ैसला है। अब अगर इसे कोई सियासत कहता है तो भले से वो सियासत का ताना देता रहे, लेकिन दिन ब दिन आवाम को पता लग गया है कि एक बहुत बड़ा करप्शन जो बिजली के नाम पर इस मुल्क में हुआ है। आपने सॉवरेनिटी फाइनेंशियल नहीं दी, आपने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो है ना वो ख़त्म कर दी है। वापडा से जो इख्तियारात था बिजली पैदा करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा काम जो अथॉरिटी थी वो छीन कर इन्होंने 1985 के बाद इस्लामाबाद के पावर डिवीज़न में ले गया। वापडा मुंह देखता रह गया और वहाँ ले जाके इन्होंने बिजली के महकमे को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया और ये सोने के अंडे जो है वो हड़प किए जा रहे हैं और कौम तबाह। लेकिन अमीरुल अज़ीम साहब, ये गंद एक वक्त में एकदम अचानक इकट्ठा नहीं हुआ, ये दिहाइयों पर मुहित गंद है जिस पर आज आप लोग बात कर रहे हैं। अगर इस मसले को वक्त पर रिजॉल्व कर लिया जाता, जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त ये बात होती, उस वक्त एहतजाज होते कि किस किस्म के मुआहदे हैं, मुआहदों को सामने लाया जाए, कोई अदालतों में जाता, ये सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में अगर उस वक्त सामने होती तो ये गंद बढ़ता ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जमात इस्लामी का रिकॉर्ड ये है कि जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त भी हमने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने भी इस मुआहदों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 10% का लक़ब नवाज शरीफ ने दिया था और फिर जब वो ख़ुद आ गए तो उन्होंने भी यही काम शुरू किया। जमात इस्लामी पिछले 2 सालों से मुसलसल एहतजाज कर रही है। पिछले साल भी हमने गवर्नर हाउसेस के ऊपर जो है वो 2-2 दिन के धरने दिए। पिछले साल ही हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सिराजुल हक साहब एक कंप्लेंटेड बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटिशन जो है वो दाखिल कर चुके हुए हैं, लेकिन किसी के कानून पे जू नहीं रहेंगी। इसलिए अगर कोई ये कहे कि जमात इस्लामी को अब ख्याल आया, नहीं, पहले गरीब का मसला था, हम शोर मचाते रहे, फिर मिडिल क्लास का मसला बन गया, तब भी हमने शोर मचाया, अब तो ये मुल्क का मसला बन गया, इंडस्ट्री का मसला बन गया। अच्छा, मुज़ाकरात आइंदा की स्ट्रेटजी आपकी क्या है? आइंदा की स्ट्रेटजी तो मुझे ज़रा बताइएगा, लेकिन जो मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, आप लोगों का वक्त मिल चुका है, उसमें कोई बात तय नहीं हो चुकी हो, जाहिर है कोई ढके छुपे तो है नहीं, आप लोगों के मुतालबात हैं, मुआहदे जो हैं इनको रिविजिट करें, इन पर नजरसानी करें, बिजली को सस्ता करें, बात क्या हुई? बात तो पहले दौर में तो ये हुई कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। हाँ, बातें तो आपकी ठीक हैं, हम थोड़ी देर के बाद इस पर गौर करते हैं। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और आप भी कुछ माहिरीन को मतलब हमारे साथ बिठा दीजिए।
हमने कहा कि नहीं, हमें किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा काम किया हुआ है और हर चीज़ हमारे टिप्स के ऊपर है। अच्छा। तो बहरहाल हम उनके साथ बैठे, उन्होंने भी अपनी एक कमेटी जो थी स्पेशलाइज्ड किस्म के लोगों की, जिसमें FBR भी थे, पावर डिवीज़न के लोग भी थे, जिन्हें वो टेक्निकल कमेटी का नाम दे रहे थे, उनके साथ भी हमने बैठ गए और वहाँ सब लोगों ने हमारी बात को अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया। उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। और उस दूसरी मीटिंग का नतीजा ये निकला कि बातें तो आपकी ठीक हैं, टेक्निकल कमेटी भी हमारी बात मान गई। अब ये था कि वे फॉरवर्ड कि ये 30 बरसों का काम है, हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। वो ये भी मान गए कि हम सब्सिडी नहीं, लागत कम करने की तरफ जाएंगे। फिर वो ये भी मान गए कि हम लागत जब कम करेंगे तो बोझ हुकूमत खुद उठाएगी, ऐसे लागत कम होगी। नहीं, देखिए वो और तरह की चीज़ें जो हमने उनको बताया कि कहाँ से आप लागत कम कर सकते हैं। देखिए ये खामखा बयानिया दे दिया गया है। हमने उनको ये भी कहा कि भाई आपने जो मुफ्त में बिजली के पैसे जो है वो इन IPPs को दिए हैं और आप कहते हैं कि जी सॉवरेन गारंटी थी, तो आपके पास ये फालतू बिजली थी तो आपने ये इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी? कहने लगे जी कि हमारे पास सिस्टम नहीं था कि IPP जहाँ बिजली पैदा हो रही थी हम उसको डोमेस्टिक लाइनों के जरिए वहाँ तक पहुँचा सकते। अच्छा, तो हमने उन्हें बड़े तो फिर ये मुआहदे क्यों किए, इतनी ज्यादा बिजली के मुआहदे क्यों किए जब आपके पास जगह ही नहीं है? एक बर्तन कम है तो बर्तन की कैपेसिटी से ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? वो अच्छा नहीं, ये भी एक बयानिया बेवकूफ़ बनाने का। हमने उनके सामने एक और बात रखी। हमने कहा कि आपके पास अगर सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, या आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते थे, आपके पास ट्रांसमिशन के वो पूरे इंतजामात नहीं थे, तो आप इंडस्ट्री को कहते, वो अपनी इंडस्ट्री उठा के IPPs के पास आ जाते। आप फर्नेस मशीनों को कहते, आप स्टील मिलों को कहते कि भाई ये आके जहाँ रॉ मटेरियल बिजली होता है, बजाय उनको फ्री देने के आप इंडस्ट्री को ये कह देते। जिस तरह से सियालकोट में जो इंडस्ट्री थी, सियालकोट के बिस्मैन थे, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, रनवे बनाया, जहाज़ बनाए और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम कर लिया। तो आप तो अच्छा आपने इस हवाले से भी अपनी स्टडी को कह देते कि आपने इस हवाले से भी अपने जो है पूरी तरह से नहीं जो बात कर रहे हैं वज़ीर तवानाई अवैस लगारी जो कहते हैं कि अगर मुआहदों को छेड़ा तो जुर्माने अदा हो सकते हैं, जुर्माने हम पर लग सकते हैं, तो वो जुर्माने, इतने भारी जुर्माने कहाँ से देने हैं? वो भी अवाम पर बोझ पड़ेगा। नहीं, मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, आप फ्रांसिक ऑडिट पे नहीं जाते, आप ना करें। आप मुझे ये कहें कि जो आप मुफ्त में पेमेंट दे रहे हैं, आप मुफ्त में उन्हें पेमेंट ना दें, उनसे बिजली लें और बिजली लेके आप इंडस्ट्री को दे दें। आप कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो आपकी स्टील मिल वाले कहते हैं कि हमें ये मौका दे दें, हम खुद वहाँ पर लाइनें बिछा देंगे और हम फर्नेसें वहाँ पर ले जाएंगे और हम ये काम कर लेंगे। जब हमने टेक्निकल कमेटी को कहा तो आए बाएं शाएं कही, और जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सादा सा सोल्यूशन है। मैंने उन्हें कहा कि आप डिमांड क्यों कम कर रहे हैं, आप डिमांड बढ़ाएं, बिजली तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप उस डिमांड के मुताबिक जो है वो सप्लाई जो है वो अगर आप पूरे डोमेस्टिक को नहीं दे सकते तो आप इंडस्ट्री को तो देना शुरू कर दें। और बात उनकी समझ में आ गई। आप भी थोड़ी देर के लिए मेरी ये बात समझ लीजिए। नहीं तो रुकावट फिर क्या है? जब बात उनकी समझ में आ गई तो रुकावट क्या है? धरना आप लोगों का जारी है, आप लोग तो कह रहे हैं हम डी चौक पर भी जाएंगे, रुकावट क्या है? रुकावट जी मेरी बात, रुकावट किकबैक्स हैं, पैसा है, हुक्मरान खुद मुफ्त के अंदर जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं, बिजली कोई पैदा नहीं होती और IPPs को अरबों रुपए जो है वो दे रहे हैं। आपका इस वक्त डिफेंस का बजट 2400 अरब है और IPPs को जो कैपेसिटी सरचार्ज जो मुफ्त में दिया जा रहा है वो 2600 अरब है। आप देखिए कि दफा एक तरफ रह गया और 2600 अरब जो है वो आप मुफ्त में IPPs को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूं कि आपने वो 2600 अरब की बिजली जो है वो क्यों नहीं सीमेंट इंडस्ट्री को दी, क्यों नहीं जो है वो अपने स्टील मिलों को दी, क्यों नहीं जो है वो किसी और इस तरह की इंडस्ट्री को जो बिजली जहां रॉ मटेरियल होता है उनको क्यों नहीं दी? इसका कोई जवाब दे देना जी। तो आप लोगों की अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी क्या है? वजीर दे दे, वो आज भी चाहे। अगला लाहेअमल क्या है आप लोगों का? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? स्ट्रेटजी ये है, अगला लाहेअमल ये है कि अगर तो हुकूमत ने भले तरीके से इस मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा निकाल दिया
और 3-4 मराहिल में सारी चीज़ें मानने का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन कर दी, तो ओके, बहुत अच्छा, आवाम को रिलीफ मिल गया। हम इस रिलीफ का सेहरा अपने हाथ नहीं, अपने सर पे नहीं लेंगे, हम ये ताज शाही जो है वो इन हुक्मरानों को पहुंचा देंगे कि चलिए ये अपने ताज जो है वो सरों पर सजा ले। लेकिन अगर इन्होंने ज़िद का मुजाहरा किया और किकबैक्स और करप्शन की वजह से इन्होंने ये मुतालबात ना माने, तो फिर तो आप देखिएगा कि इस एक धरने से 5 धरने जन्म लेंगे, उन 5 धरनों से सैकड़ों धरने जन्म लेंगे। फिर हम सिविल डिसओबीडेंसी की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम आवाम को साथ लेकर कहेंगे कि एसडीओ के दफ्तर के बाहर धरने दे दें और बिजली के बिल पे कर, यानी लोग बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, हम बयानियां बदलना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही सिविल नाफरमानी जैसी 2014 में इमरान खान ने बिल जलाए थे अपने धरने में, उन्होंने भी बिल जलाकर आवाम को ये कहा था कि सिविल नाफरमानी आप लोग करें, आप बिल जमा ना करवाएं। तो पूरे मुल्क में अब आप लोग धरने देंगे पूरे मुल्क? इमरान खान और हमारे दरमियान एक फ़र्क है, हमारे और उनके दरमियान एक फ़र्क है कि उनके पास भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो IPP से फ़ायदा उठा रहे थे। उस पार्टी के अंदर भी IPP को चलाने वाले और फ़ायदा उठाने वाले मौजूद थे। इमरान खान को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने डॉलर का रेट फिक्स कर दिया और कुछ ना कुछ जो है ना वो कमी होनी शुरू हो गई। और अगर ये ओपन मार्केट के जरिए डॉलरों में पेमेंट जाती फिर तो पाकिस्तान तो कब का दिवालिया हो चुका होता। ये क्रेडिट हम जरूर देंगे, लेकिन तो कोई मोहलत दी है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने भी नहीं किया। हुकूमत को कोई मोहलत दी है कि इतना वक्त है आपके पास, आप सोचें समझे, हमारे मुतालिबात माने? देखिए, हमने उनको कह दिया है कुछ दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद इस धरने से नए धरने शुरू कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद मशवरा करेंगे अवाम के साथ कि कितनी मोहलत मजीद इनको देनी चाहिए। मेरा ख्याल है और 2 दिन नहीं तो 3 दिन है जी, मोहलत तो फिर अमलन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल लंबी मोहलत तो देनी नहीं है। मुदाखरात हमारे फाइनल हो गए हैं, चीज़ें तय पा गई हैं, असूली तौर पर इत्तफाक करना, सिर्फ एक शेड्यूल बनाना है कि जो सैलरीज लोग जो ले रहे हैं उनके आपने टैक्स को कैसे कम करना है वो मान गए हैं, अब आप नोटिफाई करें, इसी तरह से बाकी चीज़ों को नोटिफाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी के सेक्रेटरी अमीरुल अजीम साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जितने मुसलमान मुस्लिम उम्मा के मुजाहिद इस्माइल हनिया की शहादत पर उनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, काश उनकी ज़िंदगी में इतने मुसलमान उनकी आवाज़ में लाते तो फ़लस्तीन में इज़राइल इतना खून ना बहा पाता। ये वही इस्माइल हनिया हैं जिन्होंने 6 दिसंबर 2023 को ये बयान दिया था कि पाकिस्तान सिर्फ एक धमकी दे तो इज़राइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम रोक देगा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया पाकिस्तान में हुर्मत अक्सा के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस पर टेलीफोन पर खिताब कर रहे थे। बैतुल मक़दस की हिफाजत पर मामूर इस मुजाहिद को हमारे न्यूक्लियर पावर होने का अदराक शायद हमसे भी ज़्यादा था। शायद अल्लाह के इस शेर को अपने बाजुओं में सारी उम्मत मुस्लिमा की ताकत महसूस होती थी जो वो 2 दिहाइयों से बैतुल मक़दस पर हुए इसराइली कब्ज़े को मानने को तैयार नहीं थे। शायद वो जानिसार बैतुल मक़दस की हिफाजत को पूरी उम्मा की जिम्मेदारी समझता था। इस्माइल हनिया एक हिम्मत और हौसले का नाम था, एक तहरीक बल्कि एक अज़्म का नाम था। वो मेरी और आपकी बल्कि पूरी उम्मा की जंग लड़ रहा था। इस जंग में उसने किसी और पर भरोसा नहीं किया। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने ख़ानदान, बीवी बच्चों, हत्ता कि अपने पोते पोतियों को साथ लेकर लड़ता रहा और सिर्फ लड़ता रहा। नाजरीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्माइल हनिया जैसा जंगजू बैतुल मक़दस की आज़ादी के चिराग को अपने खून से रोशन किए हुए है। उम्मा के इस बहादुर आज़म को शहीद करने के लिए कई बार हमले हुए, बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन जो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन चंद रोज़ पहले उन्हें शहीद करने के लिए एक बड़ी साजिश प्लान की गई, जब उन्हीं की तेहरान में रिहाइशगाह पर हमला करके शहीद कर दिया गया। कोई इसे मिसाइल हमला तो कोई पहले से मौजूद बारूदी धमाके का नतीजा कह रहा है। कहानी कुछ भी हो, इस्लामी ममालिक में इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरानी सिक्योरिटी लैब्स पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जिस पर ईरान भी चुप नहीं। मामले की छानबीन के साथ ईरान ने इस हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है।
नाजरीन, ईरानी बदले से ये याद आया कि आज से लगभग 4 साल पहले अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन जनरल कासिम सुलेमानी का बदला अभी तक पेंडिंग है। जनरल सुलेमानी को जनवरी 2020 में ऐसे ही एक ड्रोन हमले में इराक में शहीद किया गया था। ईरान के बदले के ऐलान पर अमेरिका भी इजराइल की हिफाजत के लिए मैदान में आ गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल का खित्ते में जारी जंग में अमेरिका को शामिल करने का भी एक मंसूबा है। इजराइल जहां जंग जारी रखे हुए है, वहीं पर काहिरा में एक वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। सवाल यह है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद क्या फौरी जंग बंदी मुमकिन हो पाएगी? मिडल ईस्ट में बढ़ती जो कशीदगी है ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना होगा? अरब ममालिक इतने खामोश क्यों हैं? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें तो वो ये दावा करता है कि इस्माइल हनिया को 2 महीने पहले प्लांट किया गया जो बम था उसके ज़रिए निशाना बनाया गया। बड़े अरसे से ये प्लानिंग हो रही थी। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये अमरीकी मुआवनत के बगैर हो नहीं सकता था। ये ईरानी जो उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उसकी नाकामी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इट मस्ट बी हैविंग अमेरिकन टेस्टेड अप्रूवल, उसके बगैर ये नहीं कर सकते। और सेकंड ये है कि ये ही वाज अ बिग टारगेट और इसकी सर्वेलेंस हो रही थी। ईरान गवर्नमेंट शुड हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर उनकी सिक्योरिटी के लिए, और ऐसी जगह पर उनको जगह भी नहीं होनी चाहिए थी जो साइडों से एक्सपोज थी। अगर साइड पर सब तरफ बिल्डिंग होती तो देन एटलीस्ट ये टारगेट इस तरह अचीव करना मुश्किल था। फिर कोई अगर ड्रोन आता और उसके लिए फिर ज़ाहिर है इनका अपना डिफाई सिस्टम एयर का जो है वो भी मौसर है, वो भी इतना ज़्यादा मौसर नहीं रहा। और सिक्योरिटी लैप्स तो ईरान का है, वी ऑल शुड एक्सेप्ट इट। अब कौन इनके अंदर मिला हुआ है? समबडी इज रियली अ ब्लैक शिप इन ईरान के इसके अंदर जिन्होंने ये काम किया, उनका काम आसान किया। अब देखने की बात की है कि अमेरिकन, देखिए अमेरिकन सो फॉर और ईरान हैव बीन यूजिंग देयर प्रॉक्सीज। अमेरिका की प्रॉक्सी इज इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए, और ईरान की प्रॉक्सीज में हिजबुल्लाह लेबनान में, गाजा में हमास, और उसके बाद हुती है यमन के अंदर। ये इनको एक के खिलाफ पिच किया और ये लड़ा। अभी भी मेरे ख्याल में ये लिमिट यहीं तक रहेगी। ईरान माइट, पहले उन्होंने ईरान में जब दमिश्क में एम्बेसी पे गए थे तो ईरान ने काफ़ी क्रूज मिसाइल फायर किए थे, बट दे डिड नॉट यूज द लीथल वेपन जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, नहीं किया। और दे वर इन टच विद अमेरिकन्स के कहीं आपस में कोऑर्डिनेट करके ऐसे वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अभी अमेरिकन खुल के आ गए हैं, लेकिन वो भी अभी भी दे विल नेवर कम एंड जंप इन द वॉर, दे विल कीप सपोर्टिंग। उन्होंने 7th फ्लीट ले आए, रोजवेल्ट ले आए, लड़ाका तैयारे ले आए जो कि इनके बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं, नुकसान ना होगा, ये वो इस तरह करेंगे। बट फिजिकली आई डोंट थिंक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मीन दैट इट्स गोइंग टू एस्केलेट, तो वो नहीं चाहेंगे। लेकिन हमें अफसोस ये होता है हमारा इस्लामिक ममालिक को, उसमें हम करते हैं। लेकिन आप जिस तरह आपने हूतीस की बात की, जाहिर है वो भी करेंगे। हिजबुल्लाह ने तो करना ही करना है, जो ईरान मिसाइल और ड्रोन दागेगा, जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हमला करेंगे। शाम और इराक की मिलिशियाज भी शामिल हो सकती हैं इसमें, तो खतरा तो और बढ़ जाएगा। इराक भी होगा, ईरान भी करेगा, बट मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग से करेगा इस तरह के ज़्यादा इजराइल का नुकसान ना हो। कुछ एरिया में जाएंगे जहाँ लेस पॉपुलेशन हो और उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी होगा। लेकिन देखें बात ये कि वाई इजराइल हैज़ डन इट। आपकी तकरीबन ये डील हो रही थी सीज फायर की, और जो अचीव वो टारगेट करना चाहता था गजा में पैलेस्टीन के खिलाफ, वो इजराइल अचीव नहीं कर सका अभी तक। ना वो हमास को ख़त्म कर सका जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन दे वांटेड कि उसके 240 जो प्रिजनर्स है वो वापस आ जाए, वो भी नहीं आए हैं। नंबर 3 ही वांट क्लींस कर दें, साफ कर दें पहले कोई इलाके थे, और दे शुड बी पुश्ड टू जॉर्डन और चले वहाँ चले इजिप्ट में चले जाएँ, वो भी नहीं कर सका। फिर इतना उन्होंने अनलिवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया कि इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। और अमेरिकन जो डॉक्टर्स गए हुए थे उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट 40,000, इट इज़ 90,000 पीपल हैव बीन किल्ड, मोस्टली दे आर स्टिल द डेब्रिज। दिस इज द सिचुएशन। बट अल्टीमेटली अब अगर जंग हो तो इराक, देखिए उनकी गवर्नमेंट जो ईरानी इजराइल की पब्लिक है, दे आर नॉट हैप्पी कि वो अचीव नहीं कर सके जो करना चाह रहे थे। अब इतना उस पर प्रेशर आ गया अभी
इधर यूरोपियन यूनियन का भी आ रहा है प्रेशर, अमेरिकन पुश कर रहे हैं कि अब आप सीजफायर करो, इधर तैयारी थी तो इसकी वजह से डिरेल और कर ली और 1 महीना लेट करके आई थिंक ही विल ट्राई टू। तो आप समझ रहे हैं कि ईरान ज़ाहिर है उस तरीके से स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, भले इराक भी शामिल हो जाए इसमें, शाम भी शामिल हो जाए, अमेरिका ने शाम इराक लीबिया का पहले क्या हाल किया पूरी दुनिया के सामने है, तो अगर ये ईरान पीछे हटेगा तो अपनी इन कमजोरियों की वजह से पीछे हटेगा, करेगा थोड़ा फेस सेविंग जरूर करेगा, लेकिन वो वैसी फेस सेविंग जैसी अप्रैल में की थी नहीं, जैसे की थी उस वक्त तो इन्होंने करे थे एक्चुअली अगर यू वांट टू डू समथिंग ही शुड गो फॉर हाइपरसोनिक, जो 4-5 सेकंड में आप डिफाइन सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता और 4-5 सेकंड में दे गो एंड हिट इट, लेकिन बाय द टाइम इसलिए यूज नहीं करते कि फिर उसकी वो टेक्नोलॉजी इमीडिएटली वो निकाल लेंगे अमेरिकन और इजरायली, नेक्स्ट टाइम वो भी इनफेक्टिव हो जाएंगे। सो ही हैज टू प्ले वेरी कॉशियसली, पर्टिकुलरली व्हेन अमेरिका इज ओपनली विद इजराइल और मिडिल ईस्ट आपके साथ सपोर्ट में नहीं है, आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अभी तक वो कंडेम भी नहीं किया। हमारा मुसलमानों का कसूर है और इससे सबसे कॉज डैमेज हो रहा है कश्मीर। शायद ये प्लीज डू रिमेंबर कि इससे नरेंद्र मोदी को और इनकरेजमेंट मिली है कि दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू नॉट के कश्मीर में ही विल ट्राई दबा के इतना उनकी लाइफ तंग करो कि वो फिर आजाद कुछ हमारे पाकिस्तान की आजाद की तरफ आना शुरू हो, शय मिलेगी मोदी को। वी हैव टू ऑलवेज कीप सपोर्टिंग पैलेस्टाइनियन कॉज के लिए, ताकि जितना लेकिन समझ में नहीं आ रही ना, हर अरब ममालिक तो अपना अपना इक़्तिदार बचाने के लिए अमेरिका को ज़ाहिर है खुश करने में लगा हुआ है, अमेरिका को राज़ी करने में लगा हुआ है। वो तो इस तरह सोए हुए लग रहे हैं कि जैसे उन्हें ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि इस खित्ते में कोई जंग छिड़ सकती है। तो एक बहुत बड़ी नाकामी है, ये नाकामी भी है और दे मस्ट रियलाइज कि ग्रेटर इजराइल में कौन कौन से इलाके जो हैं वो इजिप्ट के, जॉर्डन के, सीरिया के शामिल, ये इसके सऊदी अरब के शामिल हैं। सो आज अगर ये वीकनेस दिखा रहे हैं, टुमारो दे विल हैव टू फील द सेम म्यूजिक। इसलिए मेन चीज़ है कि 2 स्टेट जो थ्योरी है इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, दोनों को होना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल में जब तक हम इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, इफ आई थॉट कि इसके फ़ौरन बाद कि आप OIC का इजलास होगा, सरबराह मुल्कत बैठेंगे, कोई रेजोल्यूशन लेके आएंगे, दे विल शो सम यूनिटी फॉर द इस्लामिक ममालिक, सिवाय टर्की के, पाकिस्तान के, दूसरे ममालिक और किसने किया। तो दिस इज द इशू कि हम मार इसीलिए खा रहे हैं, नेटो देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, बट वी आर नॉट यूनाइटेड। इससे फ़लस्तीनियों की जो मूवमेंट है या जो आज़ादी की उनकी ज़ाहिर है वो तहरीक है, वो तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो बल्कि और जोश पकड़ेगी। जब भी आप किसी पे आप जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, दे बाउंस बैक विद मोर फोर्स। ये एक असूल है, प्रिंसिपल है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को या तहरीक को आप करेंगे ब्रूटल तरीके से, वो खड़ी हो जाएगी। और यही पैलेस्टीन का है कि ये नहीं करेंगे जो उनके साथ। ये एक मुजाहिद को देखें, इसमें हानि है कि कितने फैमिली मेंबर्स, पोते, बेटे, बेटियां, उनके छोटे बच्चे, आप इमेजिन करें हाउ मच ही इज गिवन सैक्रिफाइस। ये है मुजाहिद जो एक्चुअली अपने कौम के लिए खड़े हैं, और इनकी वजह से जो है वो ये हमास खड़ी हुई है। इसलिए इतना भी आसान नहीं है। देखिए अगर इजराइल अभी और कुछ ईरान जाता है और इजराइल कुछ करता है तो फिर उधर से हिजबुल्लाह अटैक करेगा मिसाइल्स का, इधर ये हमास करेगा, उधर हुतीस करेगा, ईरान करेगा। तो इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। कितना बचा लेगा? 70%, 25% फिर भी डैमेज होगा। वो 25% इजराइल की डैमेज इज मच मोर देन व्हाट दे हैव बीन कॉजिंग टू पैलेस्टीनियंस। लेकिन एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि सहूलतकारी जो एक लोकल सहूलतकारी होती है, जब अपने ही लोग साथ मिले हों तो इस तरह के बड़े जो टारगेट हैं उसके बगैर आप अचीव कर नहीं सकते हैं। तो जब ये अपने ही लोग आपको लगता है अगर ईरान के मिले हुए हैं तो कैसे फिर इसराइल को ये जवाब देंगे और कैसे फिर ये सारी इनका रिएक्शन जाएगा? तो हर जगह होता है, अंदरूनी दुश्मन आपके ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान लगे में हैं, दे आर गोइंग टू इंक्वायरी, सर्वेलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। दे यू नो वहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो मालूम कर लेंगे कि बिग फेलियर्स। अगर बॉम्ब रखा हुआ था तो वाई इट वाज नॉट चेक्ड। अगर आपने मिसाइल लो ट्रैजेक्टरी आया है, शॉर्ट रेंज से आया है, तो आपने क्यों उसको ऐसे एक साइड से एक्सपोज किया वजह बिल्डिंग को? इट शुड हैव बीन कवर्ड बाय ऑल डायरेक्शन। 2-4 बिल्डिंग होती, बिल्डिंग गिर जाती, कोई ही वुड हैव बीन सेव्ड। तो ये भी फेलियर है। ये अब उनको ये अंदर और बाहर दोनों की सोच। लेकिन लग रहा है कि ये आपको भी ये लग रहा है कि ईरान अपनी फेस सेविंग के लिए तो जाहिर है कुछ अटैक तो करेगा ताकि ज़ाहिर है आवाम को भी जवाब देना है, लेकिन कोशिश यही होगी कि अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो जंगबंदी हो जाए और मामलात जंग की तरफ ना बढ़े। देखिए
बट आई फील कि मुसाद ने अचीव क्या किया, 240 अगर आपने प्रिजनर पकड़ लिए, हाउ मच यू हैव कॉज डैमेज टू पैलेस्टीनियंस, उनके कॉज को। बेसिक मेरे ख्याल में वजह थी कि दे वर रीचिंग वेरी क्लोज, इनका कोई मायदा हो रहा था मिडिल ईस्ट के साथ भी, पैलेस्टीन के ऊपर, और हमास नेवर वांटेड। तो उन्होंने इस स्टेज पे लाके किया, एक मायदा खटाई में पड़ गया और उन्होंने जाके ये नुकसान तो उठाया, लेकिन वो अब इजराइल ने डिसाइड किया कि अब इनको वंस फॉर ऑल हमास को ख़त्म करना है। इसके लिए वो दबा के स्कूल, हॉस्पिटल पे जो फील कि यहाँ कहीं छुपे होंगे लोग उनको मार रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अनलिवेबल कर दिया। इमेजिन करें, एंड दोगली पॉलिसी दुनिया की देखें कि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जॉर्जियंस, अमेरिकन, वो क्या क्या हो रहा है और कैसे खामोशी से बैठे, बल्कि अमेरिकन कांग्रेस में जाके वो एड्रेस करते हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। दैट इज अ डिफरेंट। ये वो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं बाहर की जिन्हें यहाँ पर पीटीआई पर होने वाले जो हमले हैं, ज्यादती हैं, वो नज़र आती हैं, ना कश्मीर में होने वाले जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं, ना पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वो नज़र आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दौरे में आ रहे हैं इस दुनिया के। बहुत शुक्रिया। जी 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 प्लीज़। शहीदों को आपने जब उनको सजाए मौत दी थी तो यही ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शोर मचा दिया कि ये इंसान के खिलाफ। इमेजिन करें। बिल्कुल। एंड वी डिड नॉट थैंक देम। ये हमारी भी एक पाकिस्तान मुसलमान हैव टू बी वेरी स्ट्रांग नाउ। अगर आपने सर्वाइव कर नेशन में शो यूनिटी, आपके पास रिसोर्सेज हैं, कौन चीज की कमी है? ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, ब्रेन, मनी, क्या कमी है? द ओनली थिंग इज वी आर नॉट यूनाइटेड। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मेरे दिफाई तज्जिया कर। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।